पिछली वाली क्लास में हमने 2 या 3 इलस्ट्रेशन सॉल्व करी थी, है ना। उसके आगे की आज सॉल्व करते हैं। जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 40, इलस्ट्रेशन नंबर, चलो एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 40 पढ़ के सुनाओ क्या लिखा हुआ है। Cairo Limited had the following balances. हैड द फॉलोइंग बैलेंसेस, क्या लिखा है। इन्वेस्टमेंट्स इन द बिगिनिंग, मतलब साल के शुरू में इन्वेस्टमेंट 34,000 की थी और साल के अंत में इन्वेस्टमेंट्स 28,000 की थी। ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी सोल्ड 40% ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड एट अ प्रॉफिट ऑफ 8400। बोल रहा है कि जो साल के शुरू में हमारी इन्वेस्टमेंट्स थी वो कितनी थी, 34,000. 34,000। तो 34,000 की इन्वेस्टमेंट द कंपनी सोल्ड 40%, सारी नहीं बेची है 40%, तो 34,000 का 40% बताओ जरा कितना आता है। 34,000 का 40%, 13600 पक्का यही आता है। हाँ. तो बोल रहा है कि जो कंपनी है उसने 13,600 के इन्वेस्टमेंट्स को सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 8,400। तो अगर इसमें हम प्रॉफिट प्लस कर देंगे तो सेल वैल्यू का पता लग जाएगा। 8,400 का प्रॉफिट इसमें प्लस कर दो, 22,000। इसकी जो सेल वैल्यू है वो कितनी आ गई, 22,000। यानी कि जो 13,600 की जो इन्वेस्टमेंट्स थी उनको हमने 22,000 पे सेल कर दिया। आपसे पूछा जा रहा है डिटरमाइन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। आपको बताना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से कैश का फ्लो कितना हुआ। हमारे लिए अच्छा ये रहेगा कि हम ना इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बना ले, क्योंकि मुझे इसमें कुछ तो मिसिंग लग रहा है। अकाउंट बना के पता लग जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। कौन सा, Investments. इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। बस इतना बता दो कि साल के शुरू में इन्वेस्टमेंट्स कितने की थी, 34,000. 34,000। और साल के अंत में इन्वेस्टमेंट्स कितने की थी, 28,000. 28,000। और हमने सेल कितने की करी है, 22,000। बाय बैंक अकाउंट हमने इसको बेचा है 22,000 में। तो प्रॉफिट कितने का हो गया था, 8,400. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से जो गेन है उसे लिख दो डेबिट साइड में, है ना, 8,400 का। तो अब ना दोनों अकाउंट टोटल करते हैं, देखते हैं किधर आ रहा है। तो 22 और 28 तो ये होता है 50। कितना होता है ना। 50 में से जरा ये माइनस करके बताओ कितना आ रहा है। 50,000 में से पहले 34,000 माइनस करो, फिर 8,400 माइनस करो, 7,600 आ गया। ये 7,600। अब डेबिट साइड में दो ही तीन चीजें होती हैं। पहली चीज क्या होती है कि या तो क्वेश्चन में परचेज गिवन होगी, या फिर गेन होगा, या फिर बीडी होंगे। अगर मैं आपको अकाउंट्स में लेकर जाऊं जहां मैंने आपको अकाउंट्स बनवाना सिखाया था, ये देखो डेबिट साइड में या तो बीडी होते हैं, या तो परचेज होती है, या तो गेन होता है। या तो बीडी होते हैं, या तो परचेज होती है, या फिर Gain होता और है. वहां पर बीडी और गेन दोनों दे रखे हैं, बीडी और गेन दोनों। दे रखे तो हैं. बचा क्या, Purchase. परचेज, है ना। जो बच के निकल के आ रहा है वो क्या निकल जाएगा, Purchase. परचेज। तो 7,600 की परचेज है, मैंने यहाँ लिख दिया टू बैंक अकाउंट। और ये बैलेंसिंग फिगर है। और एक क्वेश्चन में परचेज बता नहीं रखी थी, हमने अकाउंट बना के निकाला है। तो आपको होता है ये तो खैर वर्किंग नोट हो गया। ये तो क्या हो गया, Working हमें तो note. ये पता लगाना है कि बताओ कैश फ्लो से कितना मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से कितना कैश का फ्लो हो रहा है। तो ये मैंने लिख दिया स्टेटमेंट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख दूंगा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, सेल ऑफ, Investments. बताओ इन्वेस्टमेंट्स की कितनी सेल करी है, 22,000. 22,000, 22। और फिर इसमें क्या लिखेंगे, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। क्या लिखना है, परचेज ऑफ, Investments. परचेज कितने की करी है, 7,600. 7,600। और परचेज करने से पैसा चला जाता है इसलिए माइनस हो जाएगा। तो 22,000 में से 7,600 माइनस करके बताओ कितना आ रहा है, 14,400. 14,400। और इसको बोलना क्या है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम Investing activity. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्लियर होगी बात। तो ये तो खैर हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, Illustration 40. इलस्ट्रेशन नंबर 40। अब आते हैं अगली इलस्ट्रेशन पे, इलस्ट्रेशन नंबर 41।
इलस्ट्रेशन नंबर 41 मिला? पढ़ के सुनाओ जरा क्या लिखा है। From the following information, determine cash flow from investing activities. कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज निकाल के बतानी है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर लायबिलिटी साइड में गिवन है ना। और एसेट साइड्स में गुडविल, पेटेंट्स, जमीन, प्लांट एंड मशीनरी और नेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, मतलब इसमें से डेप्रिसिएशन पहले से माइनस है। और ये जो फर्नीचर है इसमें से डेप्रिसिएशन पहले से माइनस नहीं है। 10% इन्वेस्टमेंट्स दे रखी हैं और अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स दे रखा है। और नीचे बता रखा है कि इन्वेस्टमेंट्स इज सोल्ड ऑन 31 मार्च 2023। इन्वेस्टमेंट्स को हमने बेचा कब है? 31 मार्च 2000। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले यहाँ पे वो बना लेता हूँ, स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो भैया हमें ना क्या बोलते हैं, क्वेश्चन में अगर देखा जाए कि जो फर्नीचर है, जो क्या है, वो साल के शुरू में कितना था फर्नीचर? 25,000. शुरू से करते हैं, शुरू से चलो, ऊपर चलो। गुडविल, साल के शुरू में गुडविल कितनी थी? 1,20,000. 1,20,000 है ना। साल के शुरू में गुडविल कितनी थी? 1,20,000. और 1,20,000 की चीज साल के अंत में कितनी हो गई? 1,00,000 की. तो कम हो गई ना। तो गुडविल कम हो गई तो मतलब डेप्रिशिएट हो गई, अमोर्टाइज्ड हो गई, है ना। गुडविल बिकती नहीं है। क्या बोला मैंने? गुडविल बिकती नहीं है, मतलब वैसे तो सेल वैल्यू होती है, पर आपने अगर अपनी गुडविल बेच दी तो फिर आप बिजनेस को कंटिन्यू कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो गुडविल जब भी कम हो, कितनी ही कम हो जाए, उसको हमेशा क्या मान के चलना है? अमोर्टाइज्ड हो गई, डेप्रिशिएट हो गई। ठीक है, तो गुडविल वाला पंगा हो गया। पेटेंट साल के शुरू में कितने थे 1,00,000. और साल के अंत में? 1,20,000. तो समझ में आ रहा है कि पेटेंट्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब हमने परचेज किया है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ परचेज ऑफ पेटेंट्स। कितना बताया आपने? 20,000. 20,000। और परचेज करने से पैसा जाता है, इसलिए नेगेटिव में कर रहा हूँ। पेटेंट्स के बाद क्या लिखा हुआ है? जमीन। पिछले साल जमीन कितने की थी 2,00,000. और इस साल? 1,80,000. तो मतलब 20,000 की जमीन कम हो गई, मतलब डेप्रिशिएट हो रही है। क्या हो रही है? लेकिन जमीन कभी डेप्रिशिएट होती नहीं है, ठीक है ना। जमीन कभी डेप्रिशिएट, तो इसको सेल मानना है। क्या मानना है? सेल। तो इसमें लिख देते हैं सेल ऑफ जमीन, सेल ऑफ लैंड। कितने की? 20,000. 20,000। और सेल करने से पैसा आता है, इसलिए इसको पॉजिटिव रहने देते हैं। से जमीन के बाद मशीनरी पिछले साल कितनी थी? 3,60,000। और इस साल कितनी है? 3,20,000. 3,60,000 की चीज 3,20,000 की हो गई, तो मतलब कम हो गई ना। कितनी कम हो गई? 40,000. 40,000। इसको सेल माने या डेप्रिसिएशन? भाई मशीनरी तो डेप्रिशिएट भी हो सकती है और सेल भी हो सकती है। तो आप ऐसा ऐसा लगा के चलना कि जब भी मशीनें 10-20% कम हो, तो जब तक क्वेश्चन आपको बोले ना, तब तक उसे डेप्रिसिएशन मान के चलना। क्या मान के चलना? अगर ये जमीन होती कि 3,60,000 की जमीन 3,20,000 की हो गई, तो उसे सेल ही मानते, क्योंकि जमीन तो डेप्रिशिएट होती नहीं है। लेकिन मशीन तो डेप्रिशिएट हो जाती है ना, तो इसको मान के चलना कि जो 40,000 की कम हो रही है वो क्या है? Depreciation. डेप्रिसिएशन। तो मशीन का कुछ मत करना। फर्नीचर साल के शुरू में कितना था? 25,000. अच्छा, ऐसा ध्यान रखना कि साल के शुरू में अगर प्लांट एंड मशीनरी 3,60,000 की है और साल के अंत में हो जाए 60,000 की, तो फिर उसे सेल मान लेना। फिर उसे क्या मान लेना? सेल। पर फिलहाल इसे सेल मत मानना, क्योंकि जरा सी वैल्यू कम हो रही है। और फर्नीचर की वैल्यू साल के शुरू में कितनी थी 25,000. और इस साल कितनी हो गई? 2,55,000. तो मतलब 25,000 का जो फर्नीचर है वो इस साल 2,55,000 का हो गया, बढ़ गया। कितने से बढ़ गया? 2,30,000 से बढ़ गया। तो हमने फर्नीचर खरीदा होगा तभी तो बढ़ गया। फर्नीचर हमने, खरीदा होगा. तो ऐसा लिख देते हैं परचेज ऑफ फर्नीचर। क्या लिख देते हैं? Purchase of furniture. परचेज ऑफ फर्नीचर। बताना कितना? 2,30,000। पक्का ना? 2,30,000 का फर्नीचर परचेज किया। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? फर्नीचर के बाद क्या लिखा हुआ है? इन्वेस्टमेंट्स। साल के शुरू में इन्वेस्टमेंट्स 2,00,000 की थी और अंत में 1,80,000. तो समझ में आ रहा है 20,000 की इन्वेस्टमेंट्स कम हो गई। अच्छा, इन्वेस्टमेंट्स भी डेप्रिशिएट नहीं होती हैं। इन्वेस्टमेंट्स भी डेप्रिशिएट, नहीं होती. तो इन्वेस्टमेंट्स के केस में भी आपको यही मान के चलना है कि हमने इसे क्या किया है? सेल किया है। कितने का सेल किया है? 20,000. तो लिख देते हैं सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कितनी? 20,000. 20,000, 20,000। और परचेज करने से पैसा जाता है, तो हमें नेगेटिव में लिखना चाहिए।
अच्छा, एक ऊपर देखो नीचे लिखा हुआ था कि इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड ऑन 31 मार्च 2023, मतलब साल के अंत में बेचा है। कब बेचा है? साल के अंत में। साल के अंत में बेचने का मतलब है कि पूरे साल आपने 1,80,000 के इन्वेस्टमेंट्स को यूज किया था या 2 लाख के इन्वेस्टमेंट्स को 2 यूज लाख। किया? 2 लाख। तो जब आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो 2 लाख में मिलेगा या 1,80,000 पे मिलेगा? 2 लाख। 2 लाख पे। 2 लाख का 10% निकालना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट 10% है। 2 लाख का 10% बताओ, 20,000। तो हमें 20,000 का इंटरेस्ट मिलना चाहिए, लेकिन साल के अंत में अक्रूड कितना है? 10। अक्रूड मतलब कमा लिया है लेकिन मिला नहीं तो है। 20 कमा लिया था, लेकिन उसमें से कितना नहीं मिला? 10। 10। तो कितना मिल गया? 10। 10। यहाँ पे लिख देता हूँ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स रिसीव्ड। और कैसे निकाला? कमाया पूरे साल में 20 का था, लेकिन 10 का अक्रूड है, 10 का नहीं मिला, तो कितना मिल गया? 10 का। और प्लस में लिखेंगे। अब तो सारी बातें खत्म हो गई, प्रोविजन का कोई सेंस रहा नहीं। अगर सेल परचेज के बारे में कोई जानकारी होती तो उसका जरूर कोई काम होता, पर यहाँ पर नहीं है। आओ इधर प्लस माइनस करवाओ। लिखो अपने कैलसी में 2,50,000 और -50, तो 2 लाख आ गया। कितना आ गया? 2 लाख। अब क्योंकि मैंने 2,50,000 पहले नेगेटिव वाला लिखवाया था, तो 2 लाख जो आंसर आया वो नेगेटिव में आया। तो इसमें लिखना है नेट कैश यूज्ड इन, क्या लिखना है? नेट कैश यूज्ड यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, यही आंसर आ रहा है। 2 लाख का नेगेटिव, 2 लाख का हो जाएगा ये। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 41 हो गया। इलस्ट्रेशन नंबर 42 पर आते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा? 42. 42। एक बारी पढ़ के सुनाओ क्या लिखा हुआ है। From the following information of Nova Limited, calculate the cash flow from investing activities. सिर्फ हमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज निकालनी है। नीचे अगर आप देखो लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग 50,000 ऑन विच डेप्रिसिएशन वॉज 35,000। एक मशीन जिसकी कॉस्ट कितनी थी? 50,000. बच्चों, अगर एक मशीन जिसकी कॉस्ट 50,000 है और वो 35,000 की डेप्रीशिएट हो जाए, तो फिर वो बची कितने की? 15,000. 15,000। और 15,000 की चीज को हमने कितने पर बेच दिया? 12,000. 12,000 में। आपको समझ में आ चुका है 3,000 का लॉस है। 3,000 का ऊपर देखो। अब तो मशीन के ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंसेस आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ओपनिंग कितना था 3 और लाख. क्लोजिंग? 5 लाख. और उसी में देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन मशीन भी है। ओपनिंग वाला 80 है और क्लोजिंग वाला 1 लाख है। समझ गए? तो हमें ना ज्यादा अच्छा होगा कि हम इसका अकाउंट बना ले। क्या बना ले? अकाउंट. याद है ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस? तो यहाँ पर मैं इसके बना रहा हूँ अकाउंट्स। फॉर्मेट बनाना पड़ेगा ना पहले हमको, फॉर्मेट पहले बना लेते हैं। आओ, दोनों अकाउंट्स तो हमने बना लिए। मुझे बताओ कि जो मशीन है उसके ओपनिंग बैलेंस कितने हैं? 3 लाख. बैलेंस बीडी मशीन के 3 लाख है। और मशीन के ही क्लोजिंग बैलेंस कितने हैं? 5 लाख. 5 लाख। और ये बताओ एक्यूमुलेटेड के ओपनिंग कितने हैं 80,000. और क्लोजिंग? 1 लाख. तो एक्यूमुलेटेड के बीडी जाएंगे राइट साइड में 80,000 और सीडी जाएंगे डेबिट साइड में 1 लाख. सीडीएस सॉरी सीडी 1 लाख। और नीचे बताया जा रहा था कि एक मशीन जिसकी कॉस्ट 50,000 थी, लेकिन उसके ऊपर डेप्रीशिएशन कितना लगा? 35,000. 35,000। तो इसका मतलब पहले डेप्रीशिएशन को ट्रांसफर करना है। यहाँ पे लिखना टू मशीनरी अकाउंट। क्या लिखना? टू मशीनरी अकाउंट. 35,000 यहाँ से वहां पे ट्रांसफर कर देना। ठीक है, 35,000। और यहाँ उसका नाम लिखना जहां से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? Accumulated depreciation. एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट। ठीक है। एक 35,000 50,000 की चीज 35 की घिस गई तो 15 की बची, लेकिन हमने उसको सेल कितने पर किया? 12,000. 12,000 पे सेल किया। तो लॉस कितना हो गया? 3,000. बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 3,000 का लॉस हो गया। खत्म। तो 50,000 और प्लस 5 लाख 5.5 लाख हो जाएगा। 5.5 में से 3 गया है ना, 2.5 लाख आ गया। इस 2.5 लाख को आप क्या बोलोगे? परचेज। क्योंकि इस तरह बीडी होते हैं, या तो गेन होता है या तो परचेज होती है। अब गेन हो नहीं सकता क्योंकि लॉस हो चुका है, तो जो बचा वो क्या है? परचेज। यहाँ पे लिख देता हूँ टू बैंक अकाउंट, और यही बैलेंसिंग फिगर है। क्लियर? मशीन हो गई है। इसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे आते हैं। किस पे आते हैं? Accumulated. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे। कि भैया
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में जब आएंगे तो क्या करना है कि एक मशीन थी, इन दोनों को प्लस करो, 1,35,000 और 1,00,000 दोनों मिला के कितना हो गया? 1,35,000। 1,35,000 में से 80 माइनस कर दो, 55,000। तो ये 55,000 क्या निकल के आ गया? डेप्रिसिएशन। ये बैलेंसिंग फिगर है, पर इसका यहाँ पर कोई काम नहीं है, निकाल तो हमने लिया है पर इसका कोई काम है नहीं। तो हमें तो वैसे मेनली हमें बनानी होती है स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो हम वो बना रहे हैं और ये ही हमारा सोल्यूशन है। ये जो अकाउंट वगैरह हम बना रहे हैं सब क्या है? वर्किंग नोट्स। ठीक है, काम नहीं है तो उसको क्लोज करना जरूरी है अकाउंट को। इसको हाँ। पेपर में तो सब कुछ आएगा ना समझ गए ना, अगर एक अकाउंट तुम्हें बनाना पड़ रहा है तो क्लोज भी करना पड़ेगा। ठीक है, स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब ऊपर जाओ और बताओ कि हमने मशीन को बेचा कितने पर है? 2.5 लाख पे, है ना? और सॉरी 12,000 पे बेचा है और खरीदा है 2.5 लाख पे, है ना? तो पहले आप लिख देता हूँ सेल ऑफ मशीनरी कितनी? 12,000। और फिर क्या लिखेंगे? परचेज ऑफ मशीनरी। परचेज ऑफ मशीनरी कितनी? 2.5 लाख। और परचेज करने से पैसा जाता है, माइनस कर दिया, डन। और भी कुछ है? गुडविल और लैंड। एक मिनट भैया, उसके बाद गुडविल लिखी थी कि गुडविल साल के शुरू में थी 1 लाख की थी और अंत में हो गई 1.5 लाख की। गुडविल बढ़ने का सिर्फ एक कारण हो सकता है कि हमने उसे परचेज किया है और परचेज करने से पैसा जाता है तो माइनस। परचेज ऑफ गुडविल कितनी? 50,000 माइनस। गुडविल के बाद क्या थी? जमीन। जमीन साल के शुरू में कितनी थी 1 लाख और अंत में? 70,000। तो समझ में आ रहा है 30,000 की जमीन कम हो गई, मतलब बेच दी, सेल करी है। तो यहाँ पे लिखो सेल ऑफ, क्या लिखना है? सेल ऑफ लैंड कितने की? 30,000। 30,000। सेल खत्म हो गया। अब तो पूरा क्वेश्चन ही खत्म हो गया। आओ मेरे साथ, उठाओ कैलसी, लिखो 3 लाख माइनस 42,000। 3 लाख माइनस 42,000 42। 258। देखो यही आंसर आ रहा है नेगेटिव में। नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। एक और है एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक और है, वो है कि उसका दूसरे का पार्ट है, बोलते कि फर्स्ट है। हाँ परफेक्ट लाइन नहीं, आंसर ये नहीं है। क्या रहा है आंसर? 267। 267। हमने सब कुछ सही किया है। सोल्ड फॉर 12,000, ये भी सही है। 2.5 लाख। परचेज ऑफ गुडविल 59 आ रही है। ऊपर देखना गुडविल की वैल्यू कितनी थी साल के शुरू में? 1 लाख। और अंत में कितनी है? 1.5 लाख। हाँ तो बुक में मिस्टेक हो गई है उनसे, बाय मिस्टेक। ठीक है, क्योंकि 1 लाख और 1.5 लाख का डिफरेंस तो 50 ही आ रहा है हमारे अकॉर्डिंग, वो 58 59 कैसे लेके आ रहा है हमें भी समझ नहीं आ रहा। ठीक है, इसलिए हटाते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा था? 42। अब आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 44 में। इलस्ट्रेशन नंबर 44 आ गए? पढ़ के सुनाओ जरा, है ना? टीएस ग्रेवाल, इलस्ट्रेशन नंबर 44 मिल गया? पढ़ो क्या लिखा हुआ है। From the following information, determine cash flow from financing activities. फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, मतलब नीचे दी गई इन्फॉर्मेशन से हमें कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज निकाल के बतानी है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? इक्विटी शेयर। अच्छा पहले ना, अगर एडजस्टमेंट्स गिवन हो तो सबसे पहले हमें एडजस्टमेंट्स पढ़ लेनी चाहिए। क्या पढ़ लेनी चाहिए? Adjustments. मिला देंगे ना। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट्स पढ़नी चाहिए। एडजस्टमेंट्स में क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट। Interest paid on debentures 10,000. Interest on bank overdraft 15,000. And previous year 10,000. अच्छा प्रीवियस ईयर जो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट था वो कितना था? 15,000। 10,000 का। ठीक है, तो ऊपर जाओ, देखो हम ना पहले वो बना लेते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ
कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो देखो साल के शुरू में इक्विटी शेयर कैपिटल साल के शुरू में कितनी थी 4 लाख और अंत में कितनी है 5 लाख एक बार देखना इसी में सिक्योरिटी प्रीमियम साल के शुरू में कितनी थी 40,000 और अंत में कितनी है 50,000 मतलब जो इक्विटी शेयर्स हमने इशू करे हैं ना भाई बढ़ रहे हैं इक्विटी शेयर कम हो रहे हैं बढ़ रहे हैं तो हमने इशू करे हैं तो इसका मतलब वो 10,000 के प्रीमियम पर इशू करे हैं 10,000 के प्रीमियम पे इशू प्रीमियम पे इशू करे हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स इशू ऑफ कितना 1 लाख 1,00,000 और फिर लिख दो सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड सिक्योरिटी प्रीमियम प्रीमियम रिसीव्ड रिसीव्ड सॉरी 10,000 रिसीव्ड 10,000 10,000 दोनों प्लस में। आगे आपने बोला था लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में डिबेंचर्स थे शुरू में भी 1,00,000 के थे अंत में भी 1,00,000 के हैं शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स में भी डिबेंचर्स हैं शुरू में 50,000 और इस साल खत्म तो हमें समझ में आ रहा है कि 50,000 के डिबेंचर हमने रिडीम कर दिए वापस कर दिए तो यहाँ पे लिख दो रिडक्शन ऑफ डिबेंचर्स क्या लिख दो रिडक्शन ऑफ डिबेंचर्स रिडक्शन ऑफ डिबेंचर्स नेगेटिव में 50,000 फिर लिखा हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम का तो हम काम पहले कर चुके हैं बैंक ओवरड्राफ्ट पिछले साल कितना था 1.5 लाख और इस साल 2 लाख तो समझ में आ रहा है कि हमने लोन लिया है एक तरीके से है ना तो ऐसे लिख दूं लोन थ्रू ओवरड्राफ्ट लोन थ्रू ओवरड्राफ्ट कितना 50,000 50,000 प्लस में और नीचे बोला जा रहा है इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर पेड ऑन डिबेंचर्स कितना पे किया 10,000 10,000 नेगेटिव में और फिर इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कितना पे किया है 15,000 इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 15,000 ठीक है 15,000 माइनस में है ना और पिछले साल वाले का भी कुछ करना है क्या 10,000 का प्रीवियस ईयर का भी 10,000 तो 25 लिख दूं क्या इसमें 25 कर दें पच्चीस है ना अब जरा कैलसी उठाओ लिखो 1,60,000 हाँ 75,000 प्लस का आ गया 75,000 प्लस का आ गया तो क्या लिख देना है नेट कैश फ्लो फ्रॉम क्या लिखना है नेट कैश फ्लो फ्रॉम कौन सी एक्टिविटीज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज खत्म तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया है तो इलस्ट्रेशन नंबर 44 हो गया अब आते हैं जरा इलस्ट्रेशन नंबर 45 पे इलस्ट्रेशन नंबर 45 पे पढ़ के सुनाओ एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 45 पे क्या लिखा हुआ है Rayan Limited provides the following information: determine cash flow from financing activities. डिटरमाइन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज तो बोला है रेयान लिमिटेड जो है उसने हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी है और आपको बताना है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कितना कैश फ्लो हो रहा है तो सबसे पहले तो इक्विटी शेयर कैपिटल साल के शुरू में कितनी थी 10 लाख और अंत में कितनी है 15 लाख मतलब बढ़ गए है ना और डिवेंचर शुरू में कितने थे 1 लाख और अंत में 0 मतलब रिडीम कर दिए वापस कर दिए और 8% डिवेंचर साल के शुरू में कुछ नहीं थे और अंत में 2 लाख के हो गए तो समझ में आ रहा है इशू करें क्या करें हमने इशू करें और नीचे लिखा हुआ है इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर कितना है 10,000 तो हमें इंटरेस्ट की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं उसने खुद ही बता दिया कि 10,000 का है डिविडेंड पेड कितना है 50,000 50,000 दोनों को माइनस कर देंगे ड्यूरिंग द ईयर 2022-23 रेयान लिमिटेड इशूड बोनस शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 2:1 कह रहा है कि हमने साल के दौरान बोनस शेयर्स इशू करे हैं इन द रेशियो ऑफ 2:1 पहले बताओ बोनस शेयर्स होते क्या है जो फ्री में दिए जाते हैं मतलब कंपनी इशू कर देती है पर उसके लिए शेयर होल्डर पैसा नहीं देता तो अगर हम बोनस शेयर इशू कर भी देंगे तो पैसा आएगा या जाएगा कुछ भी नहीं होगा है ना तो कह रहा है कि हमने 2:1 के रेशियो में दिए हैं मतलब जिनके पास 2 शेयर्स थे उनको हमने कितने दिए हैं एक तो जिनके पास 10 शेयर्स होंगे उनको कितने दिए होंगे 5 आधे दे रहे हैं ना 2 का 1 दे रहे हैं
तो 10 का आधा कर दो, कितना दे रहे हैं? 5। तो जिनके पास 10 लाख शेयर्स होंगे उनको कितने दिए होंगे? 5 लाख, है ना? तो देखो कंपनी के पास साल के शुरू में शेयर्स कितने थे? 10 लाख, और अंत में कितने हैं? 15 लाख। 5 लाख के बढ़ गए ना, तो वो बोनस शेयर इशू करने से बढ़े हैं। तो ना तो पैसा आ रहा है और ना ही पैसा जा रहा है, तो यहाँ पे इशू ऑफ शेयर लिखना ही नहीं है। कोई बोले क्यों नहीं लिखना, तो बोलना अरे भाई वो बोनस शेयर इशू करे हैं, और बोनस शेयर इशू तो करके मालिक तो बन जाता है सामने वाला, पर पैसा आने वाला नहीं है, इसलिए इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम नीचे अपना वो बना लेते हैं, स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। चलो अब आप मुझे ये बता दो कि इस क्वेश्चन में इक्विटी शेयर तो लिखने वाले नहीं है, ठीक है? पहले लिख देते हैं इशू ऑफ डिवेंचर्स। क्या लिख देते हैं? इशू ऑफ 8% डिवेंचर। कितने इशू करे थे? 2 लाख के। और फिर लिखवा दो रिडक्शन ऑफ डिवेंचर्स। क्या लिखवा दो? और अच्छा होगा रिडक्शन ऑफ 10% डिवेंचर अगर करवा दो। रिडक्शन ऑफ 10% डिवेंचर्स। कितना? 1 लाख माइनस में। और नीचे बोला जा रहा था इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स पेड कितना? 10,000 माइनस में। और फिर क्या है? डिविडेंड पेड कितना है? 50,000। डिविडेंड पेड 50,000। खत्म? और तो कुछ है नहीं। चलो 2 लाख में से 1 लाख गया तो कितना बचा? 1 लाख। 1 लाख में से 60 गया तो कितना बचा? 40,000। तो इसमें 40 में क्या लिखोगे? नेट कैश फ्लो फ्रॉम, क्या लिखना है? नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, यही आ रहा है? ठीक है, तो ये इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा हो गया? 45, है ना? अगली इलस्ट्रेशन पे आते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 46। मिला? पढ़ के सुनाओ जरा, इलस्ट्रेशन नंबर 46 में क्या लिखा हुआ है? Following information is taken from the balance sheet as at 31st March 2023 of a company. ठीक है, तो पिछले साल देखो शेयर कैपिटल दे रखी थी 7 लाख, और इस साल हो गई 9 लाख। तो समझ में आ रहा है बढ़ गए, मतलब इशू किया है। पिछले साल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी 5 लाख और इस साल हो गई 3 लाख। तो ये समझ में आ रहा है कि कम हो गई है, तो मतलब रिडीम किया है। पिछले साल सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख और इस साल हो गई 1,40,000। तो समझ में आ रहा है हमने 40,000 प्रीमियम पे इशू किया था इक्विटी शेयर्स को। और डिबेंचर्स पिछले साल थे 3 लाख और इस साल हो गए 4 लाख। तो ये भी समझ में आ रहा है कि हमने इशू किया है ना? डिबेंचर 1 लाख के इशू करें। नीचे बोला जा रहा है कि इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स एट द एंड ऑफ द करंट ईयर वाज पेड एट द रेट 15%। हमने इंटरिम डिविडेंड पे किया है किन पर? इक्विटी शेयर्स पे, और साल के अंत में पे किया है। साल के अंत में पे किया है, तो इसका मतलब शायद हमें 9 लाख पे निकालना पड़ेगा। कितने पे निकालना पड़ेगा? 9 लाख पे। और फिर आगे क्या लिखा हुआ है? डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर वाज पेड। और हमने प्रेफरेंस शेयर पे भी डिविडेंड पे किया है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर पे सोचना पड़ेगा कि जो ऊपर जो प्रेफरेंस शेयर 12% दे रखे हैं वो 3 लाख पे निकाले या 5 लाख पे निकाले? 3 लाख पे निकाले या? तो देखो उसी का सोल्यूशन अगली एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है। प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5% ऑन 31 मार्च 2023। साल के अंत में रिडीम हुए कि शुरू में? तो पूरे साल तो आपने 5 लाख यूज किया होगा, तो 5 लाख का 12% निकाल के पे करना। ठीक है, फिर आगे लिखा है न्यू शेयर्स एंड डिबेंचर्स। न्यू शेयर्स एंड वर इशूड ऑन द लास्ट डेट ऑफ द करंट ईयर। बोल रहा है लास्ट डेट को हमने इशू किया है। इसका मतलब जो आप वो 15% निकालोगे ना इंटरिम डिविडेंड, वो किसका निकालोगे? 7 लाख का, क्योंकि जो 2 लाख है वो तो साल के अंत में आ रहे हैं। वो किस पे आ रहे हैं? साल के अंत में। इंटरिम डिविडेंड आपको पता है ना क्या होता है? जो साल के बीच में दिया था, जो साल के डिटरमाइन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। Statement for calculation of cash flow from financing activities. Statement for calculation of cash flow from financing activities. कर दिया? चलो
तो इक्विटी शेयर पहले नीचे से पढ़ लेते हैं कि हमने इंटरिम डिविडेंड पे किया था, तो यहाँ पे लिख देता हूँ इंटरिम डिविडेंड पेड। इंटरिम डिविडेंड पेड 7 लाख का 15% कितना होता है? 1,05,000। 1,05,000, वो भी माइनस में। और डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स भी हमने पे किया है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ प्रेफरेंस डिविडेंड पेड 5 लाख का 12%। प्रेफरेंस डिविडेंड पेड 5 लाख का 12% कितना? 60,000 माइनस में। फिर लिखा हुआ है प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। प्रेफरेंस शेयर्स को हमने 5% प्रीमियम पे रिडीम किया है। तो ऊपर देखो साल के शुरू में प्रेफरेंस शेयर्स थे 5 लाख के और अंत में हो गए 3 लाख। तो समझ में आ रहा है 2 लाख के रिडीम करे हैं, 2 लाख के। तो यहाँ पर लिखो रिडक्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। 2 लाख के तो प्रेफरेंस शेयर्स थे और 10,000 इस पर क्या है? प्रीमियम है ना? तो दोनों मिला के लिख देते हैं 2,10,000। कितना लिख देते हैं? 2,10,000 खत्म। और वो भी माइनस में क्योंकि रिडीम कर रहे हैं। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? न्यू शेयर्स और न्यू डिबेंचर्स वो हमने अंत में इशू करे थे। तो न्यू डिबेंचर हमने 1 लाख के इशू करे थे और न्यू शेयर्स हमने 2 लाख के इशू करे थे, है ना? तो यहाँ पे लिख देते हैं इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इशू ऑफ, फिर लिख देता हूँ इशू ऑफ डिबेंचर्स और फिर लिख देता हूँ सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड। सिक्योरिटी प्रीमियम हमने इक्विटी शेयर साल के शुरू में थे 7 लाख के थे और साल के अंत में हो गए 9 लाख के, तो मतलब 2 लाख के इशू करे हैं। और डिबेंचर जो थे वो साल के शुरू में कितने थे? 3 लाख के और साल के अंत में कितने हो गए? 4 लाख के। तो हमने कितने? 1 लाख पैसा आ रहा है ना? और सिक्योरिटी प्रीमियम साल के शुरू में 1 लाख की थी और अंत में 1,40,000 की है, तो कितने हो गए? 40,000 रुपए। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीप्ट खत्म। और भी कुछ है क्या? डन। डिटरमाइन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। हाँ, अब जरा इनको प्लस माइनस करके बताओ। लिखो अपने कैलसी में लिखो 3,40,000 कितना लिखा? 3,40,000 माइनस 3,75,000 कितना आ गया? माइनस का 35। देखना आ रहा है आंसर? नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज गलत आ रहा है? अच्छा, तो फिर से अपने कैलसी में लिखो 2 लाख प्लस 1 लाख, 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 40,000 हजार, ठीक है, और माइनस 1,05,000 माइनस 60,000 और माइनस 2,10,000 35,000 है। तो उन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है ऐसा? हमने कुछ मिस तो नहीं किया? कहाँ पे है? प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ, अच्छा 2,40,000 ठीक है, प्रेफरेंस शेयर भी ठीक है, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स 1 लाख है, वो भी सही है। इंटरेस्ट पेड ऑन 12% डिबेंचर 36,000 है। अच्छा, हमने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर तो लिखा ही नहीं इस बार ना। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर गिवन नहीं था, है ना? इस बार तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और हमें फिर माइनस करना चाहिए था, क्योंकि जब हम डिविडेंड पे कर रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी जरूर पे किया होगा। अच्छा, नीचे क्या लिखा हुआ था? न्यू शेयर्स और न्यू डिबेंचर्स वर इशूड ऑन लास्ट डेट ऑफ करंट ईयर। जो करंट ईयर की जो लास्ट डेट है, तो इसका मतलब जब मैं 12% पे इंटरेस्ट निकालूंगा तो उस पे निकालूंगा 3 लाख पे या 4 लाख पे? 3 लाख पे। तो मुझे यहाँ पे 3 लाख का इंटरेस्ट भी माइनस करना चाहिए। तो इसमें से 1 मिनट, कितना? 36। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेड 3 लाख का 12% 36,000, वो भी माइनस में। तो फिर अभी प्लस में आ रहा था, अब तो 1,000 आ जाएगा नेगेटिव। 1,000 किस में आ जाएगा? नेगेटिव 1,000 आ रहा है आंसर। हाँ,
21 35 और 36 प्लस हो जाएगा ना। अच्छा माइनस में आ रहा था पहले। हाँ, ठीक है 35 ठीक और है 36 प्लस 35 और 36 प्लस होकर कितना हो जाएगा 71 वो भी नेगेटिव में। तो क्या लिखेंगे नेट कैश used in financing activities. यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 71 खत्म। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर कौन सी थी 46। अब आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 47 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 47 जरा पढ़ के सुनाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 47 में क्या लिखा हुआ है। From the following information, determine cash flow from investing activity and financing activity. इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग दोनों से निकाल के बतानी है। तो आपको देखो नीचे दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर फर्नीचर कॉस्टिंग 4000 वॉज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 3000 जो फर्नीचर जिसकी कॉस्ट थी 4000 उसको हमने बेचा कितने पर 3000 के प्रॉफिट पर। और डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर चार्ज ड्यूरिंग द ईयर कितना दे रखा है 5000। तो हमें ना पहले अकाउंट बना लेना चाहिए। क्या बनाना चाहिए account. किसका फर्नीचर और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। फर्नीचर का और किसका Accumulated depreciation. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। फटाफट से ये समझाओ कि फर्नीचर के साल के शुरू में वैल्यू कितनी थी 20,000 20,000 और साल के अंत में कितनी वैल्यू है 28,000 28,000। शुरू में कितनी बताई थी 20,000 और अंत में 28,000 और नीचे लिखा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना था साल के शुरू में कितना था 6,000 6,000 और साल के अंत में कितना है 9,000 बैलेंस बीडी साल के शुरू में 6,000 और साल के अंत में 9,000 9,000 खत्म। नीचे बताया गया कि ड्यूरिंग द ईयर एक फर्नीचर जिसकी कॉस्ट 4,000 है उसको हमने 3,000 के प्रॉफिट पर बेचा 3,000 के प्रॉफिट और डेप्रिसिएशन कितना लगाया है 5,000 5,000। तो ये देखो ये वाला डेप्रिसिएशन गिवन है 5,000 लेकिन जिस फर्नीचर को सेल कर रहे हो उसके ऊपर का डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है। तो पहले निकालो डेप्रिसिएशन 6 और 5 कितना होता है 11 कितना होता है 11 में से 9 माइनस करो। जिस फर्नीचर को बेचने जा रहे हो ना उसके ऊपर का डेप्रिसिएशन कितना है 2,000 है। समझ में आया। तो यहाँ पे डेबिट में है वहां कहाँ जाएगा क्रेडिट में 2,000 लिखो बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और इसकी कॉस्ट कितनी थी 4,000। तो 4,000 का फर्नीचर 2 का तो डेप्रिसिएट हो गया तो फिर बचा कितने का 2 की चीज को 3 के प्रॉफिट पर बेचा मतलब 5 पर सेल किया। कितने पर सेल किया बाय बैंक अकाउंट 5,000 और जो गेन हो गया वो डेबिट साइड में जाके लिखो टू गेन ऑन क्या लिखना है गेन ऑन फर्नीचर है ना। सॉरी 11th क्लास में चला गया मैं वहां पे स्टेटमेंट नहीं होती ना। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 2,000 खत्म। और तो कुछ नहीं है। तो भैया क्या अच्छा हाँ क्या हो गया हमें 3,000 है ना। अच्छा 28 और 5 कितना होता है 28 और 5 33 और 2 35 35 है ना। 35 में से 20 गया 15 में से 3 गए 12 आ गई परचेज और यही हमारी बैलेंसिंग फिगर है। तो जब मैं वो बनाऊंगा स्टेटमेंट क्या बनाऊंगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए। अच्छा आपको पूरा लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम और फाइनेंसिंग में लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो यहाँ पर जब लिखोगे तो सेल ऑफ फर्नीचर में तो कितने लिखोगे 5,000 कितने लिखोगे 5,000 लेकिन परचेज ऑफ फर्नीचर में कितने लिखोगे 12,000 अभी तो निकाले थे हमने माइनस के है ना। ये अकाउंट बना के हमने निकाल रखे 12,000। ये तो खत्म हो गया फर्नीचर। अब शेयर कैपिटल साल के शुरू में कितनी 1 लाख और अंत में कितनी है 1,40,000 मतलब 40,000 के इशू 40,000 का इशू किया है। बैंक लोन साल के शुरू में कितना था 25 और अंत में 15 तो समझ में आ रहा है हमने बैंक लोन वापस कर दिया शेयर इशू करे हैं और लोन वापस किया है
तो इसका तो भैया आप यही निकाल दो, 12 में से 5 गया, 7 का नेगेटिव आ गया, 7 का। नेगेटिव तो इसमें लिख देना नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, है ना। और उसके लिए जाना, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए जाना, अलग से स्टेटमेंट बनाना, स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, और उसमें लिखना इशू ऑफ शेयर्स। क्या लिखना? इशू ऑफ शेयर कितना? 40,000 40,000। और फिर लिखना लोन रीपेड, 10,000 लोन रीपेड 10,000। और ये पॉजिटिव में आ गया 30,000, पॉजिटिव में आ गया। 30,000 तो क्या लिखोगे? नेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग नेट कैश फ्लो फाइनेंसिंग फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कितना? 30,000। 30,000 क्लियर? तो ठीक है, ये वाला ख़त्म हो गया। अगली इलस्ट्रेशन पे आते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 48, इलस्ट्रेशन नंबर 48 मिल गई? पढ़ के सुनाओ जरा, क्या लिखा हुआ है? From the following information, calculate cash flow from financing activities. कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से कैश फ्लो, सिर्फ Finance. सॉरी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से क्या बतानी है? कैश फ्लो बतानी है, ठीक है। तो पहले एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। एडजस्टमेंट्स में क्या लिखा हुआ है? Equity shares एक मिनट रुको, ऊपर देखो, इक्विटी शेयर साल के शुरू में कितने थे? 15 लाख 15 लाख। और अंत में कितने? 20 लाख क्या समझ में आ रहे? 5 लाख के इशू है 5 लाख के इशू है। और ऊपर देखो, प्रेफरेंस शेयर साल के शुरू में 5 लाख और अंत में कितने? 0 मतलब रिडीम कर दिया हमने, ठीक है। और डिवेंचर साल के शुरू में और अंत में 2.5 लाख मतलब इशू Issue किया है, किया है। ठीक है। अब नीचे पढ़ते हैं। इक्विटी शेयर वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। इक्विटी शेयर्स को हमने 10%, सॉरी 20% प्रीमियम पर इशू किया है। तो शुरू में थे 15 लाख के, अंत में हो गए 20 लाख के, मतलब हमने 5 लाख के इशू करे हैं, 5 लाख के। इशू किया है यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेटमेंट फॉर, क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, है ना। ठीक है। तो इक्विटी शेयर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो पहले तो यहाँ पे लिखता हूँ इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इशू ऑफ कितने के इशू करे थे? 5 लाख के। हाँ कैसे पता लगाया आपने 15 कि 15 लाख के शुरू में थे हाँ और 20 लाख के लास्ट में हो गए? हाँ। तो मतलब हमने 5 लाख के इशू करे हैं, पैसा आ रहा है, और 20% प्रीमियम पर करे हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड, सिक्योरिटी प्रीमियम। कोई बोलेगा किसका 20%? तो बोल देना 20% ऑफ 5 लाख, यानी कि 1 लाख पैसा आ ही रहा है, ये भी प्लस में रहेगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? 12% preference shares were redeemed at par 12% प्रेफरेंस शेयर्स को हमने किस पे रिडीम किया है? par पे पार पे रिडीम किया है। बस इसका मतलब मतलब ना ज़्यादा पे ना कम पे ना ज़्यादा पे ना कम पे। 12% प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट पार। तो ऊपर देखो, साल के शुरू में प्रेफरेंस शेयर्स कितने थे? 5 लाख 5 लाख, और अंत में कितने हो गए? 0। तो मतलब रिडीम कर दिए हमने, है ना। तो ऐसे लिख दो रिडक्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। क्या लिख दिया हमने? रिडक्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडक्शन ऑफ 12%। 12% preference shares कितने? 5 लाख 5 लाख, वो भी माइनस में, वो भी किस में? माइनस फिर आगे क्या लिखा हुआ है? 14% debentures were issued at discount of 10% बोल रहा है जो डिवेंचर्स हमने ऊपर इशू करे थे ना 2.5 लाख के, वो 10% डिस्काउंट पर इशू करे हैं। 10% डिस्काउंट इसका क्या मतलब हुआ? कि 25,000 कम पे इशू किया 25,000 कम पे। तो यहाँ पे जाओ, लिखो इशू ऑफ कितने परसेंट? 14% 14% डिवेंचर। 2.5 लाख के इशू करे थे ना, तो 2.5 लाख का सिर्फ 90% आएगा, क्योंकि 10% तो हमने डिस्काउंट दे दिया। तो करना जरा, 2.5 लाख का 90% कितना होता है? 2.5 लाख का 90% सीधा परसेंटेज नहीं दबाते तुम, ऐसे करते हैं 2.5 लाख का 2.5 लाख का 90%, समझ गए ना। सीधा लिख दो 2.5 लाख का 90%, ठीक है। सीधा सीधा 2.5 लाख का 90% हमने लिख दिया 2,50,000, सॉरी 2,25,000, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है?
उसके बाद क्या लिखा है डिबेंचर्स के बाद? इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स 1.5 लाख। इंटरिम डिविडेंड हमने इक्विटी शेयर्स पे किया 1.5 लाख का, तो यहाँ पे लिख देते हैं इंटरिम डिविडेंड पेड। क्या लिख देते हैं? इंटरिम डिविडेंड पेड कितना? 1.5 लाख। 1.5 लाख माइनस में, हम्म। और फिर आगे क्या लिखा है? इंटरेस्ट पेड ऑन 14% डिबेंचर्स 35,000। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट पेड ऑन, डिबेंचर्स तो यहाँ लिख दिया इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स। कितना बताया? 35,000। 35,000 किस में? पॉजिटिव में नेगेटिव में? नेगेटिव। नेगेटिव में। खत्म। उसके बाद क्या लिखा है? अंडरराइटिंग कमीशन ऑन इक्विटी शेयर्स ₹20,000 was paid and was written off from securities premium। बोल रहा है हमने अंडर राइटिंग कमीशन पे किया है, तो अंडर राइटिंग कमीशन पे करना भी तो काइंड ऑफ फाइनेंशियल कॉस्ट ही है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से क्या करना है? माइनस करना है। क्या करना है? तो यहाँ पे लिखो अंडर राइटिंग कमीशन पेड, अंडर राइटिंग कमीशन पेड कितना? 20,000। और इसको हमने कहाँ से राइट ऑफ किया, इससे हमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बना रहे होते तो हम सोचते कि इसको कहाँ से राइट ऑफ कर रहे हैं। फिलहाल हमें इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ो, आगे क्या लिखा है? डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स ₹60,000। हमने प्रेफरेंस शेयर्स पे भी डिविडेंड पे किया है, कितने का? 60,000। तो यहाँ पे लिख दो डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स कितना? 60,000। खत्म। और भी कुछ है? ठीक है, तो आओ जरा उठाओ अपना कैलसी, लिखो 5 लाख प्लस 1 लाख माइनस 5 लाख प्लस 2,25,000 प्लस 2,25,000 कर दिया, और माइनस 1,85,000 मतलब 185 कर दिया। फिर लिखो माइनस 80,000, 60,000 प्लस में माइनस में? प्लस में। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 60,000, और बोलना क्या है इसको? नेट कैश फ्लो फ्रॉम, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। खत्म। तो अब तो हमने क्या बोलते हैं इन्वेस्टिंग के और फाइनेंसिंग के सारे इलस्ट्रेशंस खत्म कर लिए हैं, तो अब आप इलस्ट्रेशन से लेके प्रैक्टिकल सारे खत्म कर लाओगे, ठीक है ना? तो बस आपका होमवर्क क्या है? इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के ऑल इलस्ट्रेशंस और प्रैक्टिकल, ठीक है? बस।